नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता, मुंबई और नोएडा में उच्च प्रवाह क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं की करेंगे शुरुआत। इनके जरिए हर रोज किया जा सकेगा 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस के मौके पर सीआरपीएफ के जवानों को दी बधाई। राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सीआरपीएफ के साहस की सराहना की। आने वाले वर्षों में और अधिक ऊंचाइयां हासिल करने की दी शुभकामनाएं। राजस्थान में सियासी उथल पुथल जारी। बसपा ने फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए अपने विधायकों को जारी किया व्हिप। बीएसपी विधायकों ने के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान स्पीकर को याचिका वापस लेने की अनुमति। रफाल विमानों का पहला जत्था फ्रांस से भारत के लिए रवाना। 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में औपचारिक तौर पर वायुसेना में होंगे शामिल। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सीआईआई की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को किया संबोधित। कहा, सरप्लस प्रबंधन आज के दौर में है एक चुनौती। कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में 5 प्रमुख गतिशील तथ्यों का किया जिक्र। केंद्र ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग की रफ्तार तेज करने की दी सलाह। भारत में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के नमूनों की रिकॉर्ड जांच की गई। विश्व में कोरोना संक्रमण के मामले हुए 1,64,00,000 से ज्यादा। वायरस से कुल 6,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जय वाजपेयी 5 भाइयों में तीसरे नंबर का है, लेकिन संपत्ति के मामले में वह नंबर 1 है। इस तथ्य का खुलासा जय के भाई रजय ने आईजी आलोक सिंह द्वारा कन्नौज के तत्कालीन एसएसपी केसी गोस्वामी को सौंपी जांच में पूछताछ के दौरान 2017 में किया था। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के सहयोगी जय के भाई रजय का रसूख भी कुछ कम नहीं था। सपा के सक्रिय सदस्य और सपा शासन में एसपीओ रहे रजय ने पुलिस के सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए थे। रजय ने बताया था कि जय के नाम ब्रह्मनगर में 2 मकान हैं, जबकि उसकी पत्नी श्वेता के नाम पर भी ब्लॉक पनकी और ब्रह्मनगर में एक मकान है। बाकी चारों भाइयों या उनकी पत्नियों के नाम कोई मकान नहीं है। जय के नाम पर इंडिगो कार है, जबकि बाकी भाइयों के नाम 2 पहिया वाहन ही है। जय के पास रिवॉल्वर का लाइसेंस और पासपोर्ट है। जय के एक 4 मंजिला मकान में पुलिस वाले किराए पर रहते थे। इनमें तत्कालीन परमठ चौकी प्रभारी राजपाल सिंह और 5 महिला कांस्टेबल भी थी। जय ने कभी किराए की कोई रसीद नहीं काटी। रजय ने बताया था कि वह सपा में 15-16 साल से नेतागिरी कर रहा है और जय के काम देखता है। बड़े भाई अजय की बैटरी और कार एसेसरीज की दुकान है। छोटा भाई राहुल मकानों और पुरानी गाड़ियों को बिकवाने का काम करता है, जबकि शोभित एलएलबी का छात्र है। जांच के दौरान कन्नौज एसएसपी ने शिकायतकर्ता सौरभ भदौरिया, विपक्षी जय रजय और उसके परिजनों, आरोपी पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों के बयान लेने के बाद 21 मार्च 2018 को दी 29 पन्नों की जांच रिपोर्ट में सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था। जांच रिपोर्ट में उन्होंने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद जय के नाम से बजरिया थाने में रिवॉल्वर का लाइसेंस और नजीराबाद थाने से पासपोर्ट बनने का दोनों थाना प्रभारी, संबंधित चौकी प्रभारियों, डीसीआरबी प्रभारी और स्थानीय अभिसूचना इकाई की भूमिका को संदिग्ध मानकर विस्तृत जांच की संस्तुति की थी। एक शिकायतकर्ता ने 2017 में तत्कालीन कमिश्नर पीके महांती को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि जय वाजपेयी ने कुछ सालों में अकूत संपत्ति बना ली है। नजीराबाद, बजरिया, चौबेपुर, सीमा मऊ समेत कई थानों में मुकदमे दर्ज होने के बाद भी पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस बन गए। इन सभी मामलों की सीबीआई, ईडी और आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा में जांच कराई जानी चाहिए। तब कमिश्नर ने तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह को जांच के आदेश दिए।
तो 29 अगस्त 2017 को तत्कालीन एसडीएम पीसी श्रीवास्तव और सीओ नजीराबाद नवीन कुमार सिंह ने जांच रिपोर्ट सौंपी। इसमें आयकर विभाग से गहन जांच की संतुति भी की थी, लेकिन अफसर बदलते ही रिपोर्ट दबा दी गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। अपनी उपलब्धियों और विचारों से कलाम साहब समाज के सभी वर्गों, खासकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने आम जनता की राष्ट्रपति भवन तक पहुंच बनाई। छात्रों से कलाम साहब का काफी लगाव था। I will fly. I am born with potential. I am born with confidence. I am born with wings. So, I will fly. सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जिससे हर वर्ग और हर उम्र के लोग खुद को जुड़ा महसूस करते हैं। एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने पहले डीआरडीओ और फिर इसरो जैसे महत्वपूर्ण संगठनों में काम किया। 1998 में पोखरण में हुए दूसरे परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े रहे। इस वजह से उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। वो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी रहे। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी उन्हीं की देखरेख में हुई। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। कलाम साहब के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के एक लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। कलाम साहब आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनके विचार, उनके आदर्श हमेशा अमर रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन अवधि में बदलाव किया गया है। प्रथम पाली में दर्शन के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब प्रथम पाली में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे, जबकि द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। पहले प्रथम पाली में 7 बजे से 11 बजे तक ही दर्शन होते थे। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दिन केवल स्थानीय लोग ही रामलला का दर्शन करते हैं। बाकी के 5 दिनों में दर्शनार्थियों की ज़बरदस्त भीड़ होती है, जिसे देखते हुए दर्शन अवधि में बदलाव किया गया है। इसके अलावा भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए सोमवार को अधिकारी अयोध्या पहुंचे। वे परिसर का जायजा लेंगे और तैयारियों के लिए बैठक करेंगे। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को अयोध्या आएंगे और भूमि पूजन से संबंधित तैयारियों का जायजा लेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ चुके हैं। यहाँ उन्होंने अफसरों से भूमि पूजन की तैयारियों पर चर्चा की और साधु संतों के साथ बैठक की। उन्होंने साधु संतों से 4 अगस्त से अखंड रामायण का पाठ करने और घर घर दिवाली मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मौका 500 साल बाद आया है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा। इस अवसर पर पूरे नगर को त्रेता युग की तरह नजर आना चाहिए। नगर में साफ सफाई की जा रही है। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी।
करगिल युद्ध में सशस्त्र बलों के पराक्रम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध की परिस्थितियों में हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे सैनिकों और उनके परिवार के मनोबल पर बहुत असर पड़ता है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़े जाते हैं और हर देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसे पूरी दुनिया ने देखा। ऊंचे पहाड़ों पर बैठा दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, बल्कि भारतीय सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। उन्होंने करगिल विजय के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर एकता के सूत्र में बंधे देशवासी सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भी बहादुरों का शौर्य देखने के लिए करगिल जाने का मौका मिला था, जो उनकी जिंदगी के सबसे अनमोल पलों में से एक है। उन्होंने देशवासियों से www.gallantry-awards.gov.in वेबसाइट पर जाकर सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम की गाथा से प्रेरणा लेने की अपील भी की। भारत सरकार ने पिछले महीने यानी जून में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। अब सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इस सूची में पबजी और जिली जैसे ऐप शामिल हैं। सूत्रों की माने तो सरकार इन मोबाइल ऐप की जांच कर यह पता लगाएगी कि कहीं यह प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं। इसके अलावा कई चीनी इंटरनेट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की सूची तैयार की है और इनकी जांच की जा रही है। इनमें पबजी गेम, जिली, कैपकट, फेसयू, डम्पजन, LBE टेक, परफेक्ट कॉर्प, सीना कॉर्प, नेटिज गेम्स, अली एक्सप्रेस, रेसो और यूलाइक जैसे ऐप शामिल हैं। भारत सरकार ने अभी तक 275 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध से संबंधित आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। फिलहाल सरकार इन चीनी ऐप की विश्वसनीयता की जांच कर रही है। इसके साथ ही अधिकतर मोबाइल ऐप को डाटा शेयरिंग और नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया था, क्योंकि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर कई शिकायतें मिली थी, जिनमें कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की बातें थीं। ये ऐप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स का डाटा चोरी कर रहे थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर आदरपूर्वक अंतिम संस्कार तक न किए जाने की घटनाओं पर गहरा दुख जताया।
उन्होंने ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्थानीय समुदाय और समाज से इसे रोकने को कहा है। अपने फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति सहायता और संवेदना की अपेक्षा करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा, ऐसा खेदजनक असंवेदनशील भेदभाव भारत की उस सहिष्णुतावादी परंपरा के खिलाफ है जिसने समय समय पर आहत मानवता के प्रति दया और करुणा का व्यवहार किया है। संक्रमित व्यक्ति की अंत्येष्टि पर मनाही की घटनाओं पर दुख जताते हुए उन्होंने लिखा कि ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। जहां शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना रखी जाती है, ढांढस और भरोसा दिया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ऐसे व्यवहार का मूल कारण लोगों में जानकारी का ना होना है। इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य प्रशासन और मीडिया लोगों तक प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि साझे प्रयास से हम इस महामारी के प्रभावों से उबरने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नागरिकों को जिम्मेदारी पूर्वक आचरण करना होगा। मास्क लगाना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग के अभ्यास की सलाह भी दी। फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं के शौर्य, साहस, देशभक्ति और उनके बलिदानों के प्रति संपूर्ण राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने किसानों जैसे अनजान कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने का आह्वान किया, जो निस्वार्थ भाव से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, पुलिस, मीडिया और सामान पहुंचाने वाले कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देने का आग्रह किया। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14 लाख को पार कर गया है। वहीं दूसरी तरफ संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच के काम में लगातार तेजी लाई जा रही है और कोविड-19 परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाओं और सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे, जिससे देश में परीक्षण करने की क्षमता बढ़ेगी, बीमारी की शुरुआती पहचान हो सकेगी और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। इस प्रकार इन सुविधाओं से कोरोना महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। कोरोना से निपटने के अभियान में और तेजी लाने के लिए परीक्षण के 3 बड़े केंद्र खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन 3 उच्च क्षमता वाली परीक्षण सुविधाओं को रणनीतिक तौर पर ICMR, राष्ट्रीय कैंसर निवारण और अनुसंधान संस्थान नोएडा, ICMR राष्ट्रीय प्रजननीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मुंबई और ICMR राष्ट्रीय हैजा और आंत्र बीमारी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया है, जो हर रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इन प्रयोगशालाओं से संक्रामक क्लिनिकल सामग्री से स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने और उनके प्रतिवर्तन काल यानी टर्न अराउंड टाइम को कम करने में मदद मिलेगी। इन प्रयोगशालाओं में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों का भी परीक्षण हो सकेगा और महामारी खत्म होने के बाद हेपेटाइटिस B और C, HIV, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साइटोमेगालोवायरस, क्लेमाइडिया, निसेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के लिए भी परीक्षण का काम होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने जांच, खोज, उपचार की रणनीति अपनाई है ताकि महामारी का जल्द से जल्द पता लगाकर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। रविवार को जारी ICMR के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,40,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही प्रति 10 लाख आबादी पर परीक्षण की संख्या बढ़कर 11,805 हो गई और कुल परीक्षण की संख्या
62 लाख से ज्यादा हो गई। पहली बार सरकारी प्रयोगशालाओं ने 3,62,000 से ज्यादा नमूनों की जांच कर नया रिकॉर्ड कायम किया। तो निजी प्रयोगशालाओं ने भी एक ही दिन में करीब 80,000 नमूनों की जांच कर नई ऊंचाइयां हासिल कर ली। देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के लगातार विस्तार से ही ये उपलब्धि संभव हो पाई है। और इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 14 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदमों से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और देश भर में कोरोना के ठीक हुए मामलों की कुल संख्या बढ़कर 9 लाख को पार कर गई। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई और 36,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। रिकवरी रेट बढ़कर 63.92% हो गया है। कोरोना रोगियों के ठीक होने और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 4,17,000 से ज्यादा हो गया है। ठीक हुए मामले सक्रिय मामलों से 1.89 गुना ज्यादा हैं। कोरोना से मृत्यु दर के मामलों में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है और ये फिलहाल 2.31% है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ठीक गर्भगृह में मोदी के पूजन का आसन होगा। तो प्रार्थना मंडप में केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, राज्यपाल संघ प्रमुख समेत तमाम दिग्गज हाथ जोड़े खड़े मिलेंगे। गर्भगृह के चारों तरफ गूंड मंडप के संत धर्माचार्य और वैदिक आचार्य मंत्रोच्चार्य करते दिखेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन का यह ब्लूप्रिंट अयोध्या दौरे पर शनिवार को आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया था। पीएम मोदी यहां याचक बनकर आएंगे, मगर तैयारी अवध के राजा राम की भव्यता के अनुकूल होगी। पूजन के साथ सीटिंग प्लान ठीक 84,600 वर्ग फुट के प्रस्तावित मंदिर के 5 गुंबद के ठीक नीचे चौहदी में किया गया है। परिसर से लेकर समूचे शहर की सजावट त्रेता युग जैसी भव्यता और दिव्यता का परिचायक बनने जा रही है। 70 एकड़ के मंदिर परिसर की लोहे की पाइप से बनी सघन 4 दीवारी को भगवा रंग दिया जा रहा है, जहां ओम लिखे भगवा ध्वज लहराएंगे। मुख्य कार्यक्रम स्थल को किसी भी आंधी तूफान को झेलने में समर्थ वाटर प्रूफ टेंट से मंदिर के आकार जैसा बनने का कार्य शुरू हो रहा है। कोरोना ने आम जन को मजबूर न किया होता तो राम नगरी में कार्यक्रम की सुगबुगाहट के साथ ही भक्तों का सैलाब देखने को मिलता। फिर भी अयोध्यावासी अपने घर आंगन से लेकर गली, मोहल्ला, चौराहा और मठ मंदिर को सजाने में जुट गए हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने के लिए पूजन कर रहे होंगे, वह स्वतंत्र भारत का सर्वाधिक महत्व का अवसर होगा। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कस्बे में सीडीओ पुलकित गर्ग ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। सीडीओ ने पीएससी में एंटीजन किट से हो रहे कोविड-19 की जांच के बारे में जानकारी ली। नगर पालिका के कंटेनमेंट जोन सहित कई मोहल्लों में सफाई व्यवस्था का हाल जाना। इस दौरान उनके साथ एसडीएम शिव मूर्ति सिंह और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। सीडीओ ने बताया कि कस्बे में कोतवाली के पास एक कंटेनमेंट जोन है, उसका निरीक्षण किया गया है। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामानों की सप्लाई और साफ सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही पीएससी में एंटीजन किट से कोविड-19 की जांच हो रही है, इसको भी देखा गया। शनिवार और रविवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसको देखते हुए नगर पालिका के कई वार्डों में साफ सफाई व्यवस्था को भी देखा गया। एसडीएम और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामानों की सप्लाई की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी जानकारी ली गई।
यहाँ कोतवाली के पास एक कंटेनमेंट जोन भी बना है, यहाँ कुछ पॉजिटिव केस आए थे। यहाँ पर जो हमारी PHC वासी में एंटीजन टेस्टिंग भी हो रही है, कोविड टेस्टिंग हो रही है। तो कोविड टेस्टिंग का एक बार मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है, उसको एक बार चेक किया है। इसी क्रम में यहाँ पर कंटेनमेंट जोन की एक बार व्यवस्था देखी है। और आज शनिवार और इतवार को जो विशेष सफाई अभियान होता है, यहाँ पर ईओज़ और सभी SDMs को भी निर्देशित किया गया था कि सभी SDMs भी फील्ड में निकलकर इसको एक बार देख लें कि विशेष सफाई अभियान जो है उसका ठीक से संचालन हो रहा है। तो अभी SDM महोदय और EO के साथ विशेष सफाई अभियान का भी उसी का चेक करने के लिए यहाँ पास ही आए। तो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने के लिए क्या लगता है आपको, कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं वहाँ जो जरूरी सुविधाएँ हैं वो समय से पहुँच जाती हैं? नहीं, बिल्कुल इसके लिए स्पष्ट इसमें निर्देश किया गया है SDM महोदय को भी और EO को भी कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कोई परेशानी, जैसे जो बेसिक खाने की चीज़ें हैं उसके लिए या पीने के पानी की व्यवस्था उसको सुचारू रखें हमेशा। तो इस तरीके की कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आने देते हैं, और मान लीजिए कुछ आती है तो अब तत्काल उसका निस्तारण भी कराया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने मां भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में देश भर में रविवार को करगिल विजय दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि करगिल विजय दिवस देश की सशस्त्र सेनाओं के निर्भीक संकल्प और असाधारण शौर्य का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके शौर्य और उनके परिजनों के धैर्य के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर जवानों के अदम्य पराक्रम और दृढ़ संकल्प को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पहले आक्रमण नहीं करता, लेकिन दुश्मन देश ने कभी आक्रमण किया तो करगिल की तरह उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों ने वायुसेना की मदद से दुर्गम इलाकों और खराब मौसम के बावजूद ऊंचाई पर मौजूद दुश्मनों पर विजय पाई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में भाजपा नेता अशोक राणा के कमला फार्म हाउस में पकड़े गए देह व्यापार रैकेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरोह के सदस्यों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वे फार्म हाउस से होटलों में कॉल गर्ल बेचते थे। शहर में 10 से ज़्यादा ऐसे होटल हैं जो सिर्फ देह व्यापार के लिए ही चल रहे हैं। ये लोग ग्राहक की डिमांड के अनुसार कॉल गर्ल बेचते हैं। फार्म हाउस से भी होटलों में कॉल गर्ल को भेजा जाता था। पुलिस अब इन होटलों के बारे में जांच पड़ताल करेगी। आरोपियों ने फार्म हाउस 10 महीने पहले लीज पर लिया गया था। इसका महीने का किराया 90,000 रुपये था। लॉकडाउन में भी संचालकों ने मालिक को पूरा किराया दिया। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में यह बात निकल कर आई है। SSP सौरभ दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार रैकेट तकरीबन 2 साल से देह व्यापार में लिप्त है। वो दिल्ली के एजेंट के संपर्क में रहते थे। एजेंट ही युवतियों को फार्म हाउस में भेजा करते थे। युवतियों का 1 से 2 महीने का ठेका रहता था। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि ग्राहकों को मोबाइल से व्हाट्सएप पर फोटो भेजी जाती थी। इसके बाद कोड वर्ड में बुकिंग होती थी। ग्राहक से 4,000 रुपये लिए जाते थे, जबकि लड़कियों को 1,000 तक मिलते थे। फार्म हाउस में दिल्ली के एजेंट युवतियों को बेचते थे। इनमें से कुछ को फार्म हाउस पर ही रोका जाता था।
कुछ की बुकिंग होटलों में रहती थी। होटलों में आने वाले ग्राहक कर्मचारियों से फ़ोटो दिखाने को कहते थे। फार्म हाउस के संचालक मोबाइल पर लड़कियों की अश्लील फ़ोटो भेजते थे। इसके बाद बुकिंग होती थी। यस के लिए वाई और नो के लिए एन लिखकर भेजते थे। रकम भी लिखते थे। संचालक गाड़ियों से युवतियों को होटलों में पहुंचा देते थे। शहर के होटल और स्पा सेंटरों में कई बार देह व्यापार पकड़ा जा चुका है। कार्रवाई के बाद नाम बदलकर होटल और स्पा सेंटर फिर से शुरू हो जाते थे। सीओ हरि पर्वत एएसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि जिन होटलों में दोबारा से देह व्यापार पकड़ा जा रहा है उनकी लिस्ट बनवाई जा रही है। इनके मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा होटलों में चेकिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। टीम गोपनीय तरीके से काम करेगी। शिकायत मिलने पर अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। सितंबर 2016 में सिकंदरा के होटल कृष्ण कान्हा में सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। इसमें दिल्ली और कानपुर की कॉल गर्ल को बुलाया जाता था। पुलिस ने होटल से 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। मार्च 2016 में सिकंदरा क्षेत्र में ही एक हॉस्पिटल की यार्ड में देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस ने छापा मारकर 3 युवती और 3 युवकों को पकड़ा था। जून 2017 में पश्चिमपुरी स्थित एक होटल में पुलिस ने छापा मारकर युवक और युवतियों को पकड़ लिया था। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मार्च 2018 में न्यू आगरा के होटल में देह व्यापार पकड़ा गया था। इस दौरान होटल मालिक, कर्मचारी सहित 11 लोगों को पकड़ा गया था। 10 महीने पहले फतेहाबाद रोड स्थित स्पा सेंटरों में पुलिस ने छापा मारकर लड़कियों को पकड़ा था। वो स्पा की यार्ड में देह व्यापार कर रही थी। फरवरी में ताजगंज के होटल में देह व्यापार पकड़ा गया था। इसमें महिला सरगना का नाम सामने आया था। पुलिस ने हाल ही में उसे जेल भेजा है। ताजगंज देह व्यापार मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजी सरगना महिला से रिमांड में कई लोगों के नाम पता लगे हैं। इनमें कई कारोबारी भी हैं। इस मामले की जांच अब सीओ लोहा मंडी को सौंप दी गई है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि देह व्यापार की सरगना महिला से पूछताछ में कई नाम निकल कर आए हैं। उनके बारे में पता किया जा रहा है।